विमल भाई अमर रहे। विमल भाई, विमल भाई आप जानते ही है कि वो हमारे जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के साथी रहे, और इसलिए मैं जब पहली बार कोरेगांव में आई थी, आप में से कई मुझे मिले होंगे, बहुत भीड़ और बहुत एक माहौल था, और उस समय जो पूरा जाना और देखा वो मैंने निर्मल भाई को बताया। उस समय निर्मल भाई भी पूछताछ कर रहे थे, मीडिया वालों से भी बात की थी। वो बहन जो कहाँ गई जो साथ में आई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली थी, चाची थी वो बूढ़ी सी, बहुत जोरदार बात रख चुकी थी। ये जो पूरी हकीकत आपकी है वो देश में जगह जगह है। आपको पता नहीं होगा कि आपके 10,000 घर तोड़े गए थे। बम्बई में 2005 में 75,000 घर तोड़े गए एक साथ 44 बस्तियों में। तो हमने बड़ी सभा करके नारा दिया घर बचाओ घर बनाओ का, और हम लोगों ने वो सभी घर वहीं के वहीं बैठा दिए, पुलिस को गवाह रखा। तो वो एक रास्ता होता है संघर्ष का। यहाँ आपको संघर्ष नहीं करने दिया। जंगल जमीन की बात थी, वहाँ सरकारी जमीन की बात थी, तो हमने नारा लगाया था जंगल विभाग हो या कोई निगम हो या कोई भी हो, सरकारी माना जाता है, और जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। ये नारा हमने दिया। मुझे लगता है कि कोरेगांव में भी यही नारा देंगे। अगर सरकार हमारी नहीं है, सरकार केवल धनिकों की है, वो जो फार्म हाउसेस वाले हैं, वो जो क्या ओवैक्स वालों की है, तो बात अलग है। जंगल के नाम पर उजाड़ करने वालों की है, तो बात अलग है। और अगर अपने घर के लिए, अपने बसेरे के लिए छोटा टुकड़ा ढूंढने वालों की नहीं है, क्योंकि ये इंसान नहीं है, कीड़े मकोड़े हैं, ये सरकार मानती है, तो बात अलग है। तो हम लोगों को ये भी समझना चाहिए कि ये आज देश भर चल रही है। इसलिए ये जो गीत आपने गाया वो हमारे राष्ट्रीय समन्वय का गीत है। विमल भाई के साथ उत्तराखंड में जाना पड़ता था, तमिलनाडु के घर टूटते थे तो मुझे चेन्नई जाना पड़ता, हैदराबाद में बस्ती टूटी तो हैदराबाद जाना पड़ता, आसाम में कहीं उजाड़ने लगे तो हमारे साथी आसाम में पहुंच जाते। हर जगह, दिल्ली में जब एक एक बस्तियां टूटी थी यमुना किनारे की, तो उस समय के प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी को लेकर हम लोग पहुंचे थे। आज भी केसेस चल रही है उस समय की हमारी रैलियों में, लेकिन आज भी हमारा संघर्ष भी जारी है। आपको पता है कि ये विस्थापन है ना, जो प्रस्थापित होते हैं, स्थापित होते हैं, वो दूसरों को उजाड़ते हैं तो विस्थापित करते हैं। और अगर उखड़ गए, उजाड़ गए, बच्चे कैसे जिएंगे, उनका भविष्य क्या होगा। आज वो इतने जोर से नारा लगाकर हम सब लोगों को एक आशा और विश्वास दे रहे हैं कि विमल भाई के जैसे ही ये भी अपना कार्य आगे बढ़ा। तो ये बहुत बड़ी बात है साथियों, लेकिन ये एक बहुत लंबी और जीवटता से चलती है लड़ाई। आप जानते भी होंगे हमारा नर्मदा आंदोलन 37 साल पूरे हुए अभी 16 अगस्त को। 50,000 परिवारों का पुनर्वास तो ले लिया हमने, 5-5 एकड़ जमीन और घर और महल बन गए, लेकिन जगह जगह आसान नहीं होता है ये सब लेने का, और छूट जाते ही हैं लोग, कहीं 1000 छूटते हैं, कहीं 2000 छूटते हैं। तो आज कोरेगांव के आपके संघर्ष से पूरा इतिहास उजागर किया है। मुझे याद है कि जब मैं आई थी और सामने के पेड़ पर आत्महत्या किए हुए गोपाल भाई नाम था, गणेश भाई के नए नए बनाए हुए मकान को देखा था, जो उजड़ने के पहले ही वो निकल गए जिंदगी छोड़कर, चिंतित होकर, डर। लेकिन आज आप लोग जो हिम्मत रखे हैं
ये सरकार है जो हत्या करती है। किसानों की आत्महत्या, हमारा किसान मोर्चा आपने देखा होगा, जो अभी कल उसकी मीटिंग है बड़ी दिन भर की, तो जो दिल्ली के डेरे पर किसान बैठे थे उसमें खेत मजदूर भी थे, ऐसा नहीं किसान नहीं था। तो हर किसी को ऐसी परिस्थिति भुगतनी पड़ती है कि मेहनत का दाम नहीं मिलता है, उपज का दाम नहीं मिलता है। तो आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले कौन होते हैं? सरकार होती है। ऐसा नहीं है कि आत्महत्या करने वाले को दोष दे दे और उन पर एक आपराधिक प्रकरण दर्ज करे। हम समझते हैं कि विकास के नाम पर ये हत्या हो रही है बस्तियों की, गाँव की, किसानों की, मजदूरों की। अभी अभी पूरा रिकॉर्ड आया है, आप लोग पढ़ा के नहीं पता नहीं, व्हाट्सएप पढ़ने वाले युवा तो पढ़ते ही होंगे। हर 2 घंटे में देश में खेत मजदूर की एक आत्महत्या हो चुकी है। 1,53,000 मजदूरों ने 1 साल में आत्महत्या की है। कितनी गंभीर स्थिति है ये हम सब समझ रहे हैं। और खोरीगांव एक यही कारण, जैसा कि बंबई के किनारे के भी कल्याण क्षेत्र में हुआ था, पर लोगों ने नहीं हटना तय किया, लोग डटे रहे और नहीं हटा पाए। आज एक टॉवर सरकार उड़ा देती है अतिक्रमण अवैध है करके, लेकिन इतने टॉवर्स अभी देखते देखते हम आए, क्या ये सब टॉवर्स उड़ाएगी? मुझे नहीं लगता है ऐसा। पर गरीबों की बस्तियां उजाड़ी जाती, कहीं बाढ़ आई तो भी इनके कारण बाढ़ आई है, ये बताते हैं, है ना। और कहीं साइकिलिंग धनिक लोगों के लिए, उसके लिए जगह तय करते हैं, कहीं पर्यटन के लिए, कहीं होटल्स बनाने के लिए, कहीं गेस्ट हाउस बनाने के लिए। तो क्या जरूरी होता है हर इंसान को, हर नागरिक ये सोचे बिना विकास के नाम पर कुछ भी अंधाधुंध होता रहा है देश में, और इसीलिए हम सब लोग लड़ाई नहीं छोड़ते हैं। आपको भी ये सही लगता है ना? जो संघर्ष चल रहा है वो सही है कि बिना कारण चल रहा है? क्यों हमको उकसा रहे वो संघर्ष करने के लिए? ऐसा तो नहीं लग रहा है। सोचो 2 सेकंड। विमल भाई ने आपको प्रेरणा दी, 3 साथी बनाई, जिसमें युवाएं, महिलाएं सब जुड़ गई। हर जगह आंदोलनकारी, आंदोलन जीवी नाम दिया मोदी जी ने। हमने कहा बोलो आंदोलन जीवी, हम हैं आंदोलन, हमारी जिंदगी का हिस्सा है आंदोलन। आंदोलन में मिला जीना आराम है गरीबों का, तो क्या दिक्कत है आंदोलन लेकर हम चलते हैं। बहुत हमको दोष देते हैं, कुछ भी झूठे केसेस लगाते हैं, ये सब होता रहा है और होता है। लेकिन आप सबके जैसे देश भर लाखों करोड़ों लोग आज भी लड़ रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। विमल भाई अचानक छोड़ के चले गए, लेकिन हर संघर्ष में नर्मदा के हमारे लोग लेकर जब हम दिल्ली आते थे, विमल भाई पूरी व्यवस्था करते थे। हम 4थे मंजिल पर जाकर बैठ जाते थे, सिक्योरिटी वाले समझते भी नहीं कि ये कैसे हुआ। तो आप समझिए कि बहुत ही अहिंसक तरीके से, न बंदूक हाथ में लिए, न लाठी हाथ में लिए, न गोली चलाए, न एक पत्थर उछाले, लेकिन अहिंसा के पथ पर जो गांधी जी ने अंग्रेजों के साथ की लड़ाई में अपनाया था, वही रास्ता अपना कर आज एक एक आंदोलन जीतता आया है। हमारा किसान आंदोलन 3 कानून जो मोदी जी थोप रहे थे, वो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, अडानी के लिए, अंबानी के लिए, लेकिन वो तीनों कानून उनको वापस लेने पड़े जो वो तैयार नहीं थे। 715 लोगों ने शहादत दी किसानों ने, जिसमें हरियाणा के भी थे, पंजाब के भी थे, और जगह जगह के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र सब के थे। तो साथियों, आपने भी एक लंबी लड़ाई चलने का रास्ता अगर अपनाया है, तो विमल भाई को भूले नहीं, पर प्रेरणा को भी भूले नहीं, और इसके पीछे जो विचार है उसको छोड़े नहीं। मंजूर है सबको? जरूर मंजूर है। तो हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते।
हम हमारा हक मानते, हम हमारा हक मानते। जब हम कहते हैं तो हम सब एक होते हैं। अच्छा है यहाँ एक सरदार बैठे हैं, गुरु गोविंद सिंह की सेना और गुरु नानक की सेना, जिसका लंगर हम खाते हैं। हम सब लोग कल रकाबगंज गुरुद्वारा में बैठेंगे तो आप सब जानते हैं कि हम लोग उस जाति और मजहब की लड़ाई में है क्या? नहीं ना। आप ये नहीं देखते ना कि मेरे बाजू में बैठी हुई कौन सी जाति की है तो मैं बैठूं कि नहीं बैठूं, ऐसा तो नहीं देखते हैं ना। तो वो भी अपना नारा होना चाहिए, हम सब एक है का मतलब क्या? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई होंगे तो बहनें कहाँ जाएंगी? आपस में है बहन भाई। हमने नारा बदल दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहन भाई आपस में है। इनकी आवाज के सिवा तो हमारी आवाज उठेगी नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो ये बात भी ध्यान में रखना विमल भाई, और हम सब साथी यहाँ जितने भी आए हैं आपका समर्थन देने के लिए, वो ये मानने वाले लोग हैं। तो जो आपके बीच में आकर कहेंगे कि ये रंग का झंडा लो या वो रंग का झंडा लो, नहीं भाई, तिरंगा में हर रंग है, पर उसमें बीच का जो रंग है सफेद, वो शांति का रंग है। इसीलिए हिरवा विरुद्ध भगवा, हिंसा करो, एक दूसरे को मार डालो, ये तो तिरंगा नहीं कहता है। तो जो कहते हैं कि तिरंगा लगाओ, अरे पर हर घर पर तिरंगा लगना है तो हर किसी को घर तो होना चाहिए। आपके घर तोड़कर इन्होंने तिरंगा लगाने का नारा दिया, ये कितनी शर्मिंदा करने वाली बात। आजादी के लिए जो आंदोलन चला, उसका सपना था हर किसी को घर, हर किसी को रोजगार, हर किसी को भोजन, हर किसी को पानी, हर किसी को बिजली, हर किसी को शिक्षा, हर किसी को स्वास्थ्य की सेवा देने का। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। मुट्ठी भर लोगों ने लॉकडाउन में बहुत कमाई की और बाकी लोगों ने लॉकडाउन में बेरोजगारी और आत्महत्या हासिल। तो ऐसी स्थिति में कोरेगांव का संघर्ष चल रहा है। तो जब पहली बार मैंने पूरा अंदाजा लिया तो आप मालूम है आपको, मुझे वो कागज दिखाई दिए, कोई राजपाल या रामपाल जिसने तुमको वो जमीन के टुकड़े बेचे थे। जब मैंने कागज देखा और देखा कि इसमें तारीख ही नहीं डाली है, तो हरियाणा की सरकार 2003 के पहले के घर उजाड़ नहीं सकते, मतलब 2003 कट ऑफ, उसके बाद बने हुए घर, टावर तो उसके बाद बन सकते हैं, 2022 में भी बने होंगे, लेकिन गरीबों के घर उसके बाद अगर बने हैं तो हम नहीं मानेंगे उनका हक। ये जो कहती थी वो कैसे हासिल होगा, ये बात उस समय उठी थी। और उस समय के वकील कोलिंग भाई थे तो उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी हुई थी, लेकिन उसके बाद विमल भाई ने भी ये हाथ में ले लिया। तो मैं उन्हीं के साथ संपर्क में रही, क्योंकि मेरा दिल्ली आना होता है तो बहुत काम होते हैं। और यहाँ का कोई हमारा साथी जो हमारी कमेटी का सदस्य रहा है विमल भाई जैसा, वो अगर हाथ में लेते हैं, आज अगर इशिता बहन जैसी संशोधन शोध करने के लिए आई पर आपके संगठन का हिस्सा हो गए, सोनू भाई यादव जो हर जगह पे जहाँ जहाँ ऐसा अन्याय होता है वहाँ पहुँचने वाली संस्था के प्रमुख साथी हैं, जो जो आपके साथ है टीम साथी के सभी सदस्य, उनके अलावा भी जो साथी आपके होते हैं वो भी आपके टीम साथी का ही हिस्सा है, ये मानकर अभी आपको आगे बढ़ना है। उस समय ही जो देखा था वो बात साफ है कि जंगल के नाम पर उजाड़ जमीन को कागज पर ये दिखाते हैं जंगल, और आज आप देखेंगे तो जगह जगह राज्य राज्य में जंगल के लाखों पेड़ तोड़ने काटने जा रहे हैं। अभी मैंने छत्तीसगढ़ बुलाया था, 10 लाख पेड़ काटकर हंसदेव अरण्य ये नीचे के खनिज निकालने के लिए, कोयला निकालने के लिए अडानी को दे रहे। अभी अडानी के सिवाय दूसरा नाम ही क्या है, अडानी को नहीं जानते तो अडानी है आप। तो मध्य प्रदेश में हीरा मिल रहा है किसी जंगल के नीचे, इसलिए वहां भी सैकड़ों हेक्टर जंगल काटने जा रहे थे।
पर दोनों जगह लोगों ने अपनी पूरी ताकत दिखाकर आपके जैसी हजारों महिलाएं एकत्रित आकर अपने हाथ में लकड़ी लेकर आदिवासी पहाड़ी महिलाएं उन्होंने भी रोक के रखा है। तो एक बाजू जंगल के विनाश को रोकना पड़ रहा है, एक बाजू जंगल को कंपनी को देने के लिए कानून बदल दिया है कि दिल्ली की केंद्र की सरकार, दिल्ली की सरकार अलग, केंद्र की सरकार मोदी सरकार। कल शाम को हमारी उस पर भी बड़ी मीटिंग है देश भर के संगठनों की। तो आप समझिए, अभी खोरी गांव को ये जंगल कह रहे हैं, जहाँ एक पेड़ नहीं था, पेड़ था तो गणेश भाई के लिए ही सब बना, ना दुख की बात। और वहां आपने पैसा देकर जमीन का टुकड़ा लिया। आज भी जो धनिक हैं वो कितनी जमीन खरीदते हैं, हजारों हेक्टर जमीन खरीदते हैं, उसमें सरकारी जमीन होती है, नदी के अंदर की जमीन होती है, समुद्र के किनारे की जमीन होती है, सब होता है अवैध कानून के खिलाफ, लेकिन उनको कोई छूता नहीं, हाथ नहीं लगा। लेकिन यहाँ आपके ऊपर इतना बड़ा अन्याय, बुलडोजर बन गया कोर्ट, ऐसा कहते हैं ना सब जगह, कहीं अलग धर्म के हैं इसलिए बुलडोजर चलाते हैं उनके घरों पर, और कहीं गरीब है इसलिए बुलडोजर चलाते हैं, तो ये हमको मंजूर नहीं है। तो खोरी गांव की लड़ाई में अब जो स्थिति है उस पर पूरी चर्चा आज हमने की। हम पहले तो डबुआ में गए और देखा कि क्या हो रहा है। तो जिन 1009 लोगों को डबुआ की कॉलोनी में घर देने की बात कोर्ट के आदेश से मंजूर हुई है, उन लोगों को डबुआ में जाकर रहना आसान नहीं लग रहा है। वहां जितने लोग गए हैं 25-30, उसके पहले गए हैं 203 2009 में। उनके सोसाइटी के प्रमुख भी हमारे साथ आज खड़े हुए और उन्होंने भी पूरी हकीकत बताई। और ठेकेदार के एक व्यक्ति मिले, उसको भी खींचा, उसकी हकीकत बताई। चौकीदार मिला, उसको ठेका, उसको भी पूछा। हर बहन ने बात बताई। तो हकीकत क्या है? आज ये 1009 लोगों को घर देने की बात कर रहे हैं। ये भी बहुत छोटी बात नहीं है, घर बहुत छोटा है, और इनको ऐसा ही लगता है कि गरीब इंसान कीड़े मकोड़े हैं, बाकी लोगों के लिए महल बननी चाहिए, इनके लिए तो घर का झोपड़ी बननी चाहिए। लेकिन आज वो घर भी एक लाखों रुपयों की संपत्ति कभी ना कभी बनता है, ऐसा ही घर है। लेकिन घर देने वालों का फर्ज है कि वहां पानी हो, वहां बिजली हो, वहां संडास ड्रेनेज चालू हो, वहां नजदीक स्कूल हो। केवल पुलिस थाना बाजू में होकर चलेगा क्या? नहीं, वहां रोजगार के साधन हो। आप यहाँ से 15 या 18 किलोमीटर दूर जाएंगे डबुआ में, तो आपको दिक्कत लग रही है, ये निश्चित। लेकिन अब जो कोर्ट ने मंजूर नहीं किया था, वो जस्टिस खानविलकर साहब, जिनके सामने मैंने कई केसेस चलाई है मध्य प्रदेश में और जीती भी है, लेकिन यहाँ उन्होंने अलग रुख अपनाया। वो सुप्रीम कोर्ट में आए और शहरी गरीबों के विरोध में फैसले दे दिए। ये कैसे पता नहीं, अभी एक दिन जाकर उनको मैं मिलूंगी और पूछूंगी जरूर। लेकिन समझिए कि सरकार के दबाव प्रभाव आज न्यायपालिका में भी काम करते हैं। तो कोर्ट में अपन जाते हैं तो भी बहुत लंबी लड़ाई खींची जाती है। लोगों को लगता है अरे कब तक राह देखेंगे फैसला आने का। लेकिन देखिए, पहला फैसला जो आया था कि इनको हटाओ, कुछ देने की जरूरत नहीं है। संजय पारिक जी हमारे वकील साहब, जो सालों से हमारी सब केसेस लड़ते आए हैं, बहुत ही ईमानदार और बहुत ही निस्वार्थी और बहुत ही विनम्र व्यक्ति है। आपने देखा होगा, उनको मिले होंगे आपको। आज आ नहीं पाए क्योंकि उनके काम थे, लेकिन उनको जाकर मैं सब हकीकत बताने वाली हूँ, क्योंकि उन्होंने आपको संघर्ष में, कोर्ट में भी संघर्ष चलता है, रास्ते पर ही केवल नहीं। और दोनों संघर्ष जब चलता है, मैदानी संघर्ष जिसमें विमल भाई ने आपकी साथ दी, और कानूनी संघर्ष जिसमें संजय पारिक जी खड़े रहे, पहले कोलिन भाई भी खड़े रहे होंगे, सभी के सभी संघर्षों का नतीजा इतना तो आया है कि 1009 घर आपको मिल रहे हैं। अब उसको नकारेंगे क्या? आपको क्या लग रहा है?
वो घर स्वीकार करे। यहाँ कितने लोग हैं जिनका नाम 1009 में है? हाथ ऊंचा कर दीजिए। नहीं, 1009 में नाम है, वो हाथ ऊंचा कर। बहुत कम लोग आए हैं, लेकिन आपको उनमें से भी 400 लोगों को ही आवंटन का पत्र मिला है, बराबर है, जो राधा सत्संग में बैठकर दिया। अब 400 लोगों के भी जो घर है, जो कागज पर बताए हैं, नारे लगाने वाले नारे के बाद चुप बैठते हैं, तो वो भी संघर्ष करते। तो ये 400 लोगों ने, हम लोगों ने अभी टीम साथी के साथ सोचा है कि हर एक ने अपने घर में जो कमी है, अगर टाइल गिर रही है, अगर टॉयलेट का ड्रेनेज ठीक नहीं है, पानी आ ही नहीं रहा है पीने का, बिजली का कनेक्शन नहीं है, वायर तोड़ के लेके गए हैं, ऊपर टाकी थी वो खराब हुई थी, फूटी थी, अब दूसरी टाकी बैठी है लेकिन पाइप नहीं जोड़े हैं, नीचे की जो फर्शी है वो भी कहीं टूटी हुई है, कांच की खिड़कियां हैं वो भी कहीं कांचें टूटी है, अंदर के कमरे के दरवाजे ही नहीं है, केवल बाहर का दरवाजा। जो भी बात है, ये तमाम बातें एक एक हम आज देखकर फोटो लेकर आए हैं। आपस में बात नहीं करें तो 5 मिनट में हम जाने वाले हैं, फिर आप बहुत बात कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्व की बात है कि वो लोग जिनको की आवंटन का पत्र दिया है, उन्होंने MCF को यानी निगम को एक पत्र देकर अपने घर की हर हकीकत लिखनी है, जिसका फॉर्म हम जरूर बनाएंगे और वो तत्काल जाना जरूरी है। ये हम सबको लगा है। हमको ये भी लगा है कि यहाँ बिल्डिंगें इतनी बनी और उसमें कितना करोड़ों रुपया सरकारी तिजोरी से खर्चा हुआ। केंद्र सरकार की संस्था ने ये बिल्डिंग ली थी, कोई बाहर का ठेकेदार पहले नहीं था। उन्होंने फिर अपना ठेका दिया BK को और RK को, और RK का काम भी आज तक पूरा नहीं हुआ है और काम में गुणवत्ता नहीं है। तो फिर ये सब कमियां रह गई है। तो आज इसकी बात कैसे उठाएंगे कोर्ट के सामने, इसका पूरा नियोजन हमने किया है और जाकर मैं संजय भाई से भी पूरी बात कहूँगी, बताऊंगी। और सृष्टि बहन, तृप्ति बहन, जो भी कानूनी मदद करने वाली एक महिलाएं हैं, वो जूनियर है, सीनियर संजय भाई है, लेकिन सब मिलकर काम करते हैं, तो उनके साथ भी हमारी और गहरी बातचीत होगी। दूसरी बात कि जब तक कि ये सब सुविधा नहीं होती है, तब तक वहाँ जाना संभव नहीं होता है, रहने लायक नहीं है, तो आपका हक होता है वो जो 2000 रुपये का सोलेशियम, मतलब राहत, वो 2000 रुपया महीने की राहत भी नहीं दे रहे ना। कितने लोगों को नहीं मिली है? हाथ ऊंचा करो। 2000 रुपया महीने की नहीं मिली। 1009 में जिनके नाम है, उनमें से भी कितने लोगों को नहीं मिली है? वो हाथ ऊंचा करो। 1009 में नाम होते हुए भी नहीं मिली, तो वो कहेंगे कि आप पोजीशन तत्काल ले लो, आप कब्जा ले लो, आप घर में रहने के लिए आओ, फिर सब हो जाएगा। नहीं, एक बार वो करने के बाद नहीं होता है। तो जो लोग वहां गए हैं, उन्होंने वहां से संघर्ष करना चाहिए, और जो लोगों ने अभी तक नहीं गए, उन्होंने निगम के सामने जाकर संघर्ष करना चाहिए। ये आज रबुआ में हम कह के आए हैं। महिलाएं जा सकती है कि नहीं निगम के ऑफिस पर? एक दिन जा सकती है कि नहीं? क्या डरती है आप? नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा रहता है। तो महिला शक्ति आई है, नई रोशनी लाई है। ये नारे नहीं दिए विमल भाई ने आपको? है ना? फिर हमारे सब नारे दिए होंगे। महिला शक्ति आई है, महिला शक्ति आई है। तो आपकी शक्ति बहुत है, आपने निगम में जाकर पूछना पड़ेगा। और 27 तारीख को जो मीटिंग हुई थी, जिसमें संजय पारिक जी, एडवोकेट साहब भी आए थे और MCF के निगम के लोग भी बैठे थे, उन्होंने 7 दिन में ये करेंगे ऐसा जब कहा, तो 8वें दिन वहां पहुंचना है। हम लोग ऐसा ही संघर्ष करते हैं कि अभी 20 दिन का समय लेकर हम आए। हमारे 1000 लोगों ने इंदौर में ऑफिस घेरा था, 5 घंटे चर्चा करने के लिए रात को 10 बजे तक मजबूर किया, और 10 बजे ये तय करके आए कि जितनी बातें आज मंजूर की वो ठीक है, जो नहीं मंजूर की वो 30 दिन के बाद फिर आकर हम लोग आपके सामने बैठेंगे।
उनको मंजूर करना पड़ा, तभी हम उठे, नहीं तो रात को वहाँ सोने वाले थे। तो ऐसा निगम के सामने आप भी कर सकते हैं, है ना, उनसे लिखित में ले सकते हैं। और दूसरी बात, जो इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार दिख रहा है, उसकी बात हम निकालेंगे जरूर, क्योंकि ये हमारे जैसे संगठनों पर झूठे आरोप लगाती है आजकल की सरकार, जिसका हम करारा जवाब देते हैं। हम डरते नहीं है, क्योंकि हम कोई भ्रष्टाचारी है नहीं, लेकिन ये भ्रष्टाचार के नाम पर और द्वारा अत्याचार कर रहे हैं आप सब पर, तो आप लोगों को वो अत्याचार के खिलाफ लड़ना है। और दिल्ली के कुछ साथी और साथी, 3 साथी के कुछ युवा साथी मिलकर भ्रष्टाचार की बात भी उठाएंगे जरूर। मंजूर है? मंजूर है ना? क्योंकि कितनी टांगियां टूटी हुई हमने देखी, कितनी लकड़ी टूटी फूटी हमने देखी, किस प्रकार के पाइप बिठाए हैं, किस प्रकार के कांच लगाकर उसको ठीक रूप से सीलिंग भी नहीं किया है, अब एमसील लगा रहे हैं। कैसे ये दीवार के बदले उन्होंने टाइल्स लगाई है, और टाइल्स अगर गिरती है और बच्चे के ऊपर आती तो क्या होगा, ये एक भाई हमको बार बार पूछ रहे थे। और सभी बच्चे बाहर बैठने के लिए मजबूर थे, कोई सोने के लिए मजबूर था कि अंदर तो गर्मी से सो ही नहीं सकते थे। तो ऐसी सब स्थिति क्यों आई है? ठेकेदार ने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया है। वो लेते हैं करोड़ों रुपए, जिसमें इतना नुकसान हुआ टंकी का तो छोड़ दो, ये मानते हैं, लेकिन सरकार को फंसाते हैं, या सरकार हाथ जोड़ती है उनके साथ और अपने को फंसाती है। तो ये देखे रहे यहाँ यही रहे। अभी हम ये बात करते हैं, पर उसके पहले बीच में एक बात करूँ माँ, और फिर आपके मुद्दे पर। अभी 1009 इन्होंने मंजूर किया है, लेकिन कोर्ट की आपकी लड़ाई में और एक चीज आपने पाई है, वो है कि जो कट ऑफ डेट 2003 तक ही लागू थी, मतलब 2003 के पहले जो रहने आए थे खोरीगांव में, उनको ही घर मिलेगा, पुनर्वास मिलेगा, बाकी को देने का सरकार का कोई कर्तव्य जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन कोर्ट से बदलकर जनवरी 2022 हुई है। मुझे लगता है एक बार इस जीत के लिए तालियां बजानी चाहिए। अब अगर जनवरी 2022 की कट ऑफ डेट लगी है, तो आप में बहुत लोगों को घर का हक मिलना चाहिए। और इसके लिए आगे की जो कानूनी लड़ाई जारी है, उसमें कौन कौन से अभी और अर्जियां लगाते जाएगी। एक केस खत्म होने के बाद, फैसला आने के बाद भी फैसले में जो आदेश देते हैं उनका पालन नहीं होता है तो कोर्ट में जा सकते हैं, और उसके अलावा कोई अन्याय हो रहा है तो कोर्ट में जा सकते हैं। इसकी चर्चा हम वकीलों के साथ करेंगे जो कायम हमारे साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि आपके लिए एक बहुत बड़ी बात हो गई है कि यशी कंसल्टेंसी नाम की एक संस्था को जब इसी निगम ने सर्वे की जिम्मेदारी दी और उन्होंने आपका सर्वे किया, आपके घर के फोटो निकाले, नहीं तो घर चले गए। अपन किसी इंसान का फोटो तो रखते हैं सामने, पर घर का फोटो सामने रखकर कोर्ट भी नहीं सोचती है। लेकिन अगर किसी संस्था ने, जिसको निगम ने यानी सरकार एक प्रकार की उसने नियुक्त किया था, उन्होंने अगर 6,600 करोड़ की सूची बनाई है, और वो तब बनाई जब कट ऑफ डेट नहीं आई थी, तो जो जनवरी 2022 के पहले सर्वे में जिसके जिसके घर दिखाई दिए, ऐसे अगर 6,600 लोगों के थे, उनमें आप में से सभी होंगे ना, सभी आए होंगे। यशी का सर्वे आपके घर घर में हुआ था, फोटो निकाले थे, और हर्षद भाई जैसे, सरोज भाई जैसे जो साथी है आपके, वो सब बिल्कुल एक्सेल शीट पर, कंप्यूटर पर वो सर्वे लेकर बैठे हैं। तो अभी अगला कदम यही होगा कि 1009 नहीं, 6,600 घर उस जनवरी 2022 तो उनका सबका हक चाहिए। ये कोर्ट में जाकर आवाज उठानी पड़ेगी। अभी वो खानविलकर साहब चले गए हैं, निवृत्त हुए हैं, जिंदा है, जीवित है, लेकिन निवृत्त हुए हैं। नए न्यायाधीश आए हैं,
जो सभी पुरानी केसेस से पुरानी केसेस निकाल रहे हैं, इसलिए वकील सब, आज सृष्टि बहन भी आने वाली थी, उनकी भी केस लग गई, सब पुरानी केसेस निकाल रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि संजय भाई पारीक कभी भी कोई भी केस छोड़ते नहीं हैं। आप में से कोई कोई उनको मिले हैं, आपका अनुभव होगा, बहुत ही सज्जन व्यक्ति है। इतना सज्जन अधिवक्ता हमने कभी देखा नहीं और कभी भी बातचीत नकारते नहीं हैं, सोचते रहते हैं कायम और अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं। विमल भाई जैसे कि नर्मदा में हमारी सबकी मेहनत होती है जानकारी देने की और उसको रखने की, उसके तरीके तय करने की, एक लीगल रणनीति बोलते हैं, कानूनी रणनीति वो बनाने की ये जिम्मेदारी वो पूरे एडवोकेट की टीम के पास है। उसके साथ इशिता बहन जैसी जो शोध करती है वो जानकारी देगी। आप सब लोग और डिटेल सर्वे कर दो सभी का, उसमें कौन कहाँ रोजगार करता था, कहाँ घर था, कहाँ बच्चा शिखता था, सब बातें आनी चाहिए। ये भी आज हमने तय किया है, उसका फॉर्मेट भी हम बनाएंगे। अभी रास्ते में ही ये मंगेश कुमार और अखिल भाई मेरे साथ चलने वाले हैं और अंकिता बहन आपके साथ ही रहने वाली है। जरा हाथ ऊंचा करो जोरदार। तो मुझे लगता है कि आपको अभी युवा साथी और भी मिले हैं और हम मिलकर ये फॉर्मेट तय करेंगे, रास्ते में ही करेंगे। कल पहुंचने के पहले गाड़ी ट्रेन में हम लोग कर देंगे रात को। आप ये बात ध्यान में रखना कि ये सब कानूनी संघर्ष भी जारी है, तो आपको मैदानी संघर्ष भी जारी रखना पड़ेगा। कल मैं हरियाणा के कुछ किसान नेता उनको बोलूंगी कि उन्होंने एक बार खोरीगांव में आना चाहिए। मंजूर है ना आपको? क्योंकि हम किसानों में किसान और मजदूर दोनों को लेते हैं, ये बात ध्यान में रखना है ना। तो अभी मैं ये माँ की बात करती हूँ जो बहुत ही कट्टर होती है, खट्टर सरकार के सामने इनको ही खड़ी कर दो आप, तो ये कट्टर है। ये कट्टर मैं क्यों कह रही हूँ, इनकी बात तो मुझे भी लगती है कि जहां आप इतने सालों से रहे और जहां जंगल है नहीं, अगर आपको हटाकर भी ये क्या जंगल खड़ा करने वाले हैं? नहीं, ये मॉल्स खड़ा करेंगे, ये होटल खड़े करेंगे, ये और जॉगिंग के लिए धनिकों को रास्ता दे देंगे, सब कर सकते हैं। तो आपका ये हक जो है कि क्यों नहीं यही हमको पुनर्वास दे देते आप, क्यों नहीं हमको एक जमीन का टुकड़ा दे देते, साइट एंड सर्विस बोलते हैं उसको। ये योजना पहले से रही है। हम भी हमारे जमीन का कचरा कचरा रह जाएगा, पर हम इस धरती को छोड़ के नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। ये भी एक बात है, ये कोर्ट में चल रही है तो आपको बाहर भी इसकी आवाज उठाते रहनी पड़ेगी। लेकिन एक मिनट बच्चों, तो ये है कि ये लड़ाई जारी रखते हुए भी जो एक कदम पर आता है उसको भी छोड़ना नहीं है। तो ऐसी पूरी एक रणनीति है, क्योंकि आज की दुनिया, आज की सरकार बहुत अलग है। वो अडानी अंबानी की सरकार है, वो कोई छोटे से अंबाराम की या एक कोई माता होगी उसकी, इसकी सरकार नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा संघर्ष सब गरीबों को करना पड़ रहा है। महंगाई है, बेरोजगारी है और बेघर बेकार भी कर रहे हैं। तो वो तो संघर्ष जारी रहने वाला है कि इसी ज़मीन पर क्यों नहीं देते आप घर का हक। लेकिन उसके पहले जो मिल रहा है उसको छोड़ना, ये हमारे तो सभी के दृष्टि से सही नहीं लगता है। और संजय भाई पारीक वकील साहब भी यही कह रहे हैं कि जो दिया है वो नहीं लेंगे तो उल्टा असर कोर्ट में आ सकता है। तो हम लोग जो अर्जी लेके रहेंगे, पर अभी जो वहाँ स्थिति है डबुआ में उसको ठीक करो, फिर हम रहने जाएंगे, ये कहने का आपका हक है। और तब तक 2000 रुपया एक भोजन में वो खर्चा करते होंगे न्यायाधीश लोग 2000 रुपये, लेकिन जो 2000 रुपया भी दे रहे हैं वो तो उनको चालू रखना ही पड़ेगा। ये भी है। और हमने आज ये भी सोचा है, वकीलों को हम कह के देखेंगे कि अगर हम लोग ये पोजीशन नहीं देने तक उन 1009 लोगों का हक तो आपने मान लिया, 6000 का हक मानेंगे तो वो होगा अलग, लेकिन इनको तो वहां रहने दो।
अगर आपने पात्रता मान ली, घर का हक मान लिया और घर अभी देना बाकी है, तो जब तक आप घर नहीं देते और जब तक आप पानी बिजली के साथ घर नहीं देते, तब तक यहाँ रहने दो। ये हो सकता है क्या? ये निर्णय वकीलों का होता है। कभी हम खुद वकील बन जाते हैं तो हम तो कोर्ट में लड़त लड़ते हैं, पर जब वकील साहब बड़े लड़ रहे हैं तो आप समझिए कि उनका हक होता है तय करने का। तो ये सब टीम साथी ने अभी चर्चा की है, हम जाकर इसके बारे में सब बातें और आगे बढ़ाने वाले हैं। मैं तो कायम दिल्ली नहीं आ पाऊंगी, लेकिन सोनू भाई है, इशिता बहन है, हाँ जुड़ते जाए, कोई चिंता नहीं है। और ये युवा साथियों के साथ जुड़कर हमारे ही साथी रहे विमल भाई सालों से, जिनके साथ सतत खोरीगांव की बात होती थी, तब भी मैं कहती थी कि मैं तो नहीं आ पा रही हूँ, तो बोले कोई चिंता नहीं, मैं देख रहा हूँ आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने आपको आगे बढ़ाया है, तो आप पीछे नहीं हटेंगे, बराबर है ना? तो डटेंगे नहीं हटेंगे, डटेंगे डटेंगे डटेंगे। घर हमारे हक का, नहीं किसी के बाप का। घर हमारे, हाँ तुम्हारे बाप का। घर हमारे हक का, नहीं किसी के बाप का। तो हमको विकास चाहिए, विनाश नहीं, बराबर है ना? ये जो किया है विनाश, विकास चाहिए, विकास चाहिए। तो आप और साथ चाहिए, सबका साथ। मोदी जी तो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो साथ किसका लेते हैं और विकास किसका करते हैं आप सब जानते हैं। साथ चाहिए, बराबर बराबर। खोरीगांव ऐसी बूढ़ी माँ जब खड़ी होती है तो बच्चा बच्चा खड़ा होगा है। और आप जो अभी भुगत रहे हैं, ये जो काट रहे हैं, जेसीबी बुलडोजर चल रहे हैं, वो जानकर भी हम दुखी हैं। और हर चीज़ को जादू से पलटना संभव नहीं होता है। लेकिन मैं अभी किसान नेताओं से बात करूंगी, हरियाणा सरकार, निगम, सबके सामने आपको जाना पड़ेगा। महिलाओं को एक दिन निगम के सामने जाकर डबुआ की बात पहले उठानी पड़ेगी और यशी कंसल्टेंसी के सर्वे की बात उठानी पड़ेगी। ये दो बातें आप उठाइए, 1009 लोगों के लिए और 6600 लोगों। महिलाएं तैयार है ना? तो बिल्कुल, तो मुस्कान आपको आगे ले जाएगी। तो लड़ेंगे लड़ेंगे, आप लड़े हैं, कुछ जीते हैं। कभी लगा नहीं था पहले ऑर्डर के बाद कि दूसरी ऑर्डर आएगी, लेकिन आपको दो बातें मिली हैं, ये बात ध्यान में रखना। तो इसलिए आप लड़क तो छोड़ना नहीं। जो भाड़े से रह रहे हैं इस क्षेत्र में, उनको भी बहुत दुखी होंगे, बहुत मुश्किल भुगत रही होंगी। पूरा देश महंगाई भुगत रहा है, उसमें 2000 में क्या होगा, ये सब जानते हुए भी हम लोग आपको एक विश्वास थोड़ा सा देना चाहते हैं विमल भाई की प्रेरणा से। तो चलो जिंदाबाद साथियों, खोरीगांव